नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो ऑडिट का मई 23 का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 1.5 डे में आपको लो की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप पूरा का पूरा कोर्स लो का अच्छे से लास्ट के 1.5 डे में रिवाइज कर पाओ। सबसे पहले अपन ऑडिट के पेपर की बात करें, मई 23 के पेपर की, तो पेपर टफ कैटेगरी का पेपर था। कुछ लोगों को अबव एवरेज लगा होगा, बाकी पेपर काफ़ी टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि इस पेपर में जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट था वो लगभग 80 to 90% न्यू पूछा गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल रिमोट एरिया से फ्रेम किए गए थे। एमसीक्यू इस पेपर में मैनेज कर सकते थे आप। एमसीक्यू एवरेज थे, कुछ एमसीक्यू बिल्कुल सिंपल भी थे, बाकी एवरेज कैटेगरी के एमसीक्यू थे। तो एमसीक्यू ठीक थे, लेकिन डेस्क्रिप्टिव पार्ट काफ़ी ज़्यादा इस पेपर में टफ था। अब एमसीक्यू में आप आराम से 20-25 ला सकते थे, लेकिन फिर भी आपको डेस्क्रिप्टिव पार्ट में कम से कम 15 से 20 नंबर लाने पड़ते। तो डेस्क्रिप्टिव पार्ट काफ़ी लोगों को दिक्कत आई होगी मैनेज होने में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे बिल्कुल ही न्यू फ्रेम कर लिए गए थे और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए गए थे। अब डेस्क्रिप्टिव पार्ट कहाँ से आया वो अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे वाला जो पार्ट था डेस्क्रिप्टिव में 24 मार्क्स का पूछा गया। 24 मार्क्स में ऐसे 540 के 9 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे 530 जो सैम्पलिंग वाला है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 570 जो गोइंग कंसर्न वाला है 5 मार्क्स का उसका एक क्वेश्चन आया, और 620 जो है आपका ऑडिटर एक्सपर्ट वाला उसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। ऐसे वैसे जो आपने अगर एबीसी एनालिसिस देख रखा हो, मैंने जो इंपॉर्टेंट ऐसे बताए थे सारे के सारे क्वेश्चन उसी से थे, लेकिन ऐसे के क्वेश्चन एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे बिल्कुल न्यू फ्रेम हुए थे। जो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट है उसमें से बिल्कुल रिमोट एरिया से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे ऐसे के भी। तो 24 मार्क्स का ऐसे था आपका। उसके बाद एथिक्स की बात करें, 9 मार्क्स का एथिक्स का वाला पार्ट था, ये भी नया फ्रेम हुआ था। कंपनी ऑडिट और कारों की 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आप ऐसा मत सोचना बिल्कुल कंपनी ऑडिट आ गया 15 मार्क्स का तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। कंपनी ऑडिट और कारों के जो क्वेश्चन फ्रेम किए थे बिल्कुल ही न्यू फ्रेम किए थे इन्होंने, वो भी टेक्निकल क्वेश्चन फ्रेम किए थे। इसके बाद अपन बात करें टैक्स ऑडिट की। टैक्स ऑडिट 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो 5 मार्क्स का एक चैप्टर है आपका, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन जो था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, उसमें भी इन्होंने पॉइंट देके उसका आपसे कंटेंट पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा टेक्निकल लगा होगा आपको, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का भी। इसके अलावा इस बार बैंक ऑडिट वगैरह का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, बैंक ऑडिट से एक 10 मार्क्स का जो केस सिनेरियो वाला एमसीक्यू है वो पूछा गया था। और जो ऑडिट कमेटी का है एलओडीआर, उससे भी एमसीक्यू फ्रेम हुए थे, उसका भी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस बार नहीं आया। तो 61 मार्क्स के कैटेगरी ए वाले चैप्टर आए। जो जो चैप्टर कैटेगरी ए में मैंने रखे थे उससे 61 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कैटेगरी बी और सी की बात करें तो कैटेगरी बी और सी से जो चैप्टर आए हैं, एक तो पीयर और क्वालिटी रिव्यू के 2 क्वेश्चन आए 9 मार्क्स के। एक इंश्योरेंस ऑडिट वाला जो चैप्टर है 4 मार्क्स का पूछा गया। इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर 4 मार्क्स का पूछा गया। मैनेजरियल ऑडिट वाला जो चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑडिट वाला, वो 5 मार्क्स का पूछा गया। और एक लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाले चैप्टर से एक प्रोस्पेक्टस वाला क्वेश्चन आया था। सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी का बताना था आपको, सेक्शन 34-35 कंपनी एक्ट का था, उसके रिगार्डिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस तरह से कैटेगरी बी और सी से 27 मार्क्स के थे, लगभग आधा इसमें कैटेगरी बी था और आधा कैटेगरी सी था। तो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो पेपर 61 मार्क्स का कैटेगरी ए से था, कैटेगरी बी और सी से 27 मार्क्स का था। लेकिन क्वेश्चन मैंने बताया आपको काफ़ी सारे न्यू फ्रेम हुए थे और रिमोट एरिया से, चैप्टर के रिमोट एरिया से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। अब एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फ्रेम किए गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन का लेवल था। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट था ये आपका ऐसे 570 का था, गोइंग कंसर्न वाले ऐसे का था। इसमें बताना था अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन का यूज़ इन अप्रोप्रिएट हो जाता है तो आप कैसे रिपोर्टिंग करोगे। ऐसे 705 के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करोगे तो उसमें आप इसमें एडवर्स ओपिनियन दोगे एक तरीके से, उसके रिगार्डिंग बताना था। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का जो बी वाला क्वेश्चन था ये ऐसे 620 का क्वेश्चन था, ऑडिटर एक्सपर्ट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी न्यू फ्रेम किया गया था। इसके बाद फर्स्ट का जो सी पार्ट है ये था आपका ऐसे 540 का, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला क्वेश्चन। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो था ये वाला बिल्कुल न्यू क्वेश्चन फ्रेम था। ये आपको ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में मिलेगा, वो भी रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया में एक A12 वाला वहाँ कोई पैदा है A12, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, बिल्कुल रिमोट एरिया में। ये सबका ही गलत हुआ होगा लगभग। इसके बाद अपन आगे की बात करें 2 का ए 5 मार्क्स का, ये ऐसे 530 का क्वेश्चन था, न्यू फ्रेम किया था सैम्पलिंग का, ऑडिट सैम्पलिंग का, काफ़ी साल बाद क्वेश्चन आया ऐसे 530 का। ये स्ट्रेटिफिकेशन के रिगार्डिंग बताना था। ये भी आपको ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में मिलेगा। और ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में ऐसे 530 का जो एनेक्जर है, एनेक्जर के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में डिटेल बता रखी है, वहाँ से फ्रेम हुआ था बिल्कुल रिमोट एरिया से। ये भी काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा। ऐसा मत सोचना आपका ही गलत हुआ है, लगभग सबने ही गलत किया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑडिट प्रोनाउंसमेंट कोई पढ़ भी नहीं सकता, किसी की बस की बात नहीं है, किसी की भी कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो रैंक 1 लाने वाला स्टूडेंट हो चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, किसी की भी बस की बात नहीं है कि वो पूरा ऑडिट प्रोनाउंसमेंट पढ़ दे। उसमें क्या है, काफ़ी सारे तो पेजेस है और इसके अलावा उसका फ़ॉन्ट साइज भी काफ़ी छोटा होता है, तो पूरा कोई पढ़ नहीं सकता। तो सबको ही दिक्कत आई होगी, ऐसा नहीं आपको अकेले को दिक्कत आई होगी, सबको ही इसमें दिक्कत आई होगी। इसके बाद अपन आगे की बात करें 2 का बी वाला पार्ट। तो जो 2 का बी वाला पार्ट था ये भी क्वेश्चन नया फ्रेम किया था। इसमें आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बतानी थी, कारों वगैरह के रिगार्डिंग और कंपनी ऑडिट के रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बतानी थी। बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम था, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत
फेस हुई होगी 2 के बी वाले पार्ट में। इसके बाद 2 का जो सी वाला पार्ट था 4 मार्क्स का, ये टैक्स ऑडिट का नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अपन आगे बात करें हम 3 का ए जो था, 3 का ए जो मैंने बताया आपको प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाला एक चैप्टर होता है, कोई पढ़ता नहीं है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाला चैप्टर, उससे फ्रेम किया गया था सेक्शन 35 सेक्शन 34-35 के रिगार्डिंग आपको सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी वगैरह के बारे में बताना था। 3 का ए वाला पार्ट, ये सिमिलर तो नहीं, सेम तो नहीं, लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ऐसा केस स्टडी टाइप नहीं मिलेगा, इसमें तो इन्होंने केस स्टडी टाइप बना के दे दिया, वहाँ सेम टाइप का या सिमिलर टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक से। अब 3 का बी वाला बात करें अपन, 3 का जो बी वाला पार्ट था ये आपका कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर से फ्रेम किया गया था, कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर से फ्रेम किया गया था, क्वालिफिकेशन वगैरह के रिगार्डिंग ये भी नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। इसके बाद सी वाला पार्ट बात करें, 3 के सी वाले पार्ट की, ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था 3 का सी वाला पार्ट। फिर 4 का ए की बात करें, 4 के ए की, ये आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसे 540 से फ्रेम किया गया था, ऐसे 540 से अकाउंटिंग एस्टिमेट का ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था, रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसमें था रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था जिसकी लैंग्वेज वैसे काफ़ी टेक्निकल थी, तो काफ़ी लोग तो इस वाले पार्ट को पढ़ते ही नहीं है। ऐसे 540 में रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो उसका क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में वैसे भी लैंग्वेज वगैरह काफ़ी टेक्निकल थी, तो इस क्वेश्चन को भी काफ़ी लोगों को लगा होगा कि नया क्वेश्चन है या करने में दिक्कत आई होगी 4 का ए पार्ट, ऐसे 540 का। इसके बाद 4 का जो बी पार्ट है, ये कंपनी ऑडिट से जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कंपनी ऑडिट का चैप्टर है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उससे फ्रेम किया गया था, नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया था ये भी। इसके बाद 4 का जो सी पार्ट है, ये आपका पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू वाले चैप्टर से क्वालिटी रिव्यू का क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया था 4 का सी वाला पार्ट। इसके बाद 5 का जो ए पार्ट है, ये मैनेजमेंट ऑडिट वाला जो चैप्टर है, उस पर मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग फ्रेम किया गया था, नया क्वेश्चन था ये भी, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। अगर आपने कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देख रखा है तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते थे, नहीं तो इसमें दिक्कत आई होगी। 5 के ए पार्ट में नया क्वेश्चन था ये। इसके बाद 5 का जो बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट आपका पीयर रिव्यू वाले चैप्टर से था, ये क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है क्वेश्चन बैंक में। 5 का बी वाला पार्ट ये आप थोड़ा बहुत कर सकते थे। इसके बाद 5 की सी वाली बात करें, 5 के सी पार्ट की, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन था, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ये क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते थे 5 का सी वाला पार्ट। अब अपन बात करें 6 का ए, 6 का ए जो है ये नोकलार पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर से नया क्वेश्चन फ्रेम किया था 6 का ए वाला पार्ट। फिर 6 के बी वाले पार्ट की बात करें, ये आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से इसमें क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है उसमें तो खाली इन चीज़ों के नाम पूछ रखे हैं, उनका अंदर का नाम देके इनके रिगार्डिंग आपको इनको एक्सप्लेन करना है, वो पूछ लिया। तो काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन में भी दिक्कत आ गई होगी इस चक्कर में, क्योंकि इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, इतना अंदर से कोई पढ़ता भी नहीं है। इसके बाद अपन बात करें 6 का सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट की बात करें तो सी वाला पार्ट जो है, इसमें जो 2 ऑप्शन थे आपको, फर्स्ट ऑप्शन तो इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर से था, जो सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और जो सेकंड ऑप्शन था ये आपका इंश्योरेंस ऑडिट वाले चैप्टर से था, एक्चुअल प्रोसेस के रिगार्डिंग, ये भी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से पेपर था, काफ़ी हद तक ये पेपर पूरा का पूरा न्यू फ्रेम हुआ था। अगर आप देखोगे लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आपको इसमें न्यू दिखेंगे, बहुत कम रिपीट हुआ था, और जो रिपीट हुआ था उसमें 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको रिपीट होने के बाद भी न्यू लगे होंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही ऐसी थी। तो इस कारण ये पेपर टफ हो गया, कुछ लोगों को तो ये आउट ऑफ बॉक्स भी लग सकता है, लेकिन हाँ एमसीक्यू जरूर मैनेजेबल थे, एमसीक्यू में आपको दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन खाली आप एमसीक्यू के भरोसे पास भी नहीं हो सकते, ये भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको डेस्क्रिप्टिव में मार्क्स लाने ही पड़ते हैं, 15-20 नंबर तो आपको कैसे ना कैसे करके लाने पड़ते हैं, तब जाके आप 40 का जो टारगेट होता है या आपका एक वो पॉइंट है 40 मार्क्स का, वो आप क्रॉस कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं लॉ के पेपर की। लॉ की स्ट्रेटजी जानते हैं सबसे पहले, तो देखो लॉ का जो पेपर है ये वैसे जनरली न्यू पेपर ही आता है, इसमें रिपीट क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, ये पहले से चल रहे हैं इंस्टीट्यूट का, लॉ के पेपर में इंस्टीट्यूट जनरली न्यू क्वेश्चन, न्यू केस स्टडी फ्रेम करता है। हाँ लॉ के पेपर में क्या है, कुछ चैप्टर फिक्स हैं कि इन चैप्टर से अच्छा पेपर आ जाता है, जैसे जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हैं, डायरेक्टर वाला, बोर्ड वाला, मैनेजरियल पर्सनल वाला, उससे 30-35 मार्क्स का पेपर अच्छे से आ जाता है। तो लॉ को आपको कैसे रिवाइज करना है, लॉ के पूरे कोर्स को आप 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दो, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दो। सबसे पहले 2 ब्लॉक है आपके कैटेगरी ए वाले चैप्टर के, कैटेगरी चैप्टर में 2 ब्लॉक कैसे बनाया आपने, एक ब्लॉक तो बनाया आपने जो कंपनी ऑडिट का कैटेगरी ए चैप्टर है, कौन कौन से, डायरेक्टर वाला हो गया, बोर्ड वाला हो गया, मैनेजरियल पर्सनल वाला हो गया, और एक इन्वेस्टिगेशन वाला हो गया। इसके अलावा एक फॉरेन कंपनी छोटा सा चैप्टर है, वो उसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये कुछ चैप्टर हो गए, डायरेक्टर बोर्ड वाला, मीटिंग ऑफ बोर्ड वाला, मैनेजरियल पर्सनल वाला, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेन कंपनी वाला, एक ब्लॉक तो ये बन गया आपका। एक ब्लॉक बना आपका
जो अदर लो हैं जिसमें आईबीसी हो गया, पीएमएलए हो गया, एफसीआरए और सेबी। आईबीसी लगभग 10 मार्क्स का आ जाता है, पीएमएलए 10 मार्क्स का आ जाता है, एफसीआरए सेबी ये भी अच्छे मार्क्स के आते हैं। तो आईबीसी, पीएमएलए, एफसीआरए सेबी ये सब कैटेगरी के चैप्टर है। तो 2 ब्लॉक बन गए आज की डेट पे। आज मतलब आज आपको या तो कंपनी ऑडिट वाला जो कैटेगरी वाला ब्लॉक है तो ये पूरा रिवाइज कर लो, या जो अदर लो का कैटेगरी का ब्लॉक है आईबीसी, पीएमएलए, एफसीआरए सेबी ये रिवाइज कर लो। दोनों में से कोई सा भी एक ब्लॉक आपको आज रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लो का कोर्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। अगर ये ब्लॉक रिवाइज नहीं कर पाए तो फिर आपको कल पूरा कोर्स रिवाइज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो दोनों में से कोई सा भी एक ब्लॉक आज आप रिवाइज कर दो। तो जैसे मान लो आप आज आपने कंपनी ऑडिट का एक ब्लॉक पूरा रिवाइज कर दिया, कैटेगरी वाला, डायरेक्टर बोर्ड, मैनेजरियल पर्सनल, इन्वेस्टिगेशन फॉरेन कंपनी, ये 5 चैप्टर आपने रिवाइज कर दिए। तो कल सुबह जो फर्स्ट हाफ है कल का, मतलब सुबह वाला जो टाइम है, मॉर्निंग वाला जो टाइम है, उसमें आपको आईबीसी, पीएमएलए, एफसीआरए सेबी फर्स्ट हाफ में ये आपको 4 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। हाँ, आज आपने 4 चैप्टर कर लिए, आईबीसी, पीएमएलए, एफसीआरए सेबी। तो कल जो कंपनी ऑडिट का जो आपने ब्लॉक बना रखा है कैटेगरी चैप्टर का, डायरेक्टर बोर्ड, मैनेजरियल पर्सनल, इन्वेस्टिगेशन फॉरेन कंपनी, ये आप कर लेना। उसके बाद कुछ कैटेगरी भी चैप्टर है, ऑपरेशन जो है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर, एक कॉम्प्रोमाइज एंड अमालगमेशन वाला चैप्टर, एक आर्बिट्रेशन वाला चैप्टर और एक फीमा वाला चैप्टर। ये कैटेगरी भी चैप्टर है। ये है अगला ब्लॉक, ये आपको कल के सेकंड हाफ में मतलब दोपहर में ये वाला ब्लॉक आपको कंप्लीट करना है। ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अमालगमेशन, आर्बिट्रेशन और फेमा, ये सेकंड हाफ में दोपहर वाले हाफ में आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको फेमा वाले चैप्टर में करने में दिक्कत आई होगी। फेमा में इसलिए दिक्कत आती होगी क्योंकि फेमा का जो लेंथ है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें आप फेमा में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या जो सेक्शन है वो आप देख सकते हो, जो रूल्स हैं इसके इंपॉर्टेंट जिनके क्वेश्चन पहले भी फ्रेम हुए हैं वो आप देखना चाहो तो इसमें देख सकते हो। अगर आपने पूरा नहीं कर रखा तो वो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट भी फेमा का आप देख सकते हो। इसके बाद कल की जो नाइट आएगी सेकंड हाफ में आप ये कर लोगे कैटेगरी बी वाले चैप्टर। कल की जो नाइट आएगी उसमें आप जो कैटेगरी सी चैप्टर बच गए रिमेनिंग, वाइंडिंग अप वाला बच गया या मिसलेनियस प्रोविजन बच गए कंपनी ऑडिट के, इसके अलावा आपका एनसीएलटी वगैरह बच गया, वो आप कल के लास्ट में मतलब कल रात को वो आप कंप्लीट कर लेना जितना हो सके उसमें इंपॉर्टेंट कर लेना। या तो अगर आपने सारा पढ़ रखा है तो सारा का सारा रिवाइज कर लेना। और कल नहीं हो पाया कैटेगरी सी वाला ब्लॉक तो परसों की डेट मतलब एग्जाम डे वाले दिन सुबह सुबह वो कर लेना। और कल ही हो गया अगर कैटेगरी सी वाला ब्लॉक तो एग्जाम डे पे आपको क्या करना है, जो आपने स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक बनाए थे कैटेगरी ए चैप्टर्स के, एक तो कंपनी ऑडिट के कैटेगरी ए चैप्टर, एक अदर लॉ के कैटेगरी ए चैप्टर, इनको आप एक बार और ऊपर से गो थ्रू कर लेना। इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आप कल सारे चैप्टर कवर अप कर लेते हो तो एग्जाम डे पे कैटेगरी ए चैप्टर को जितने हो सके एग्जाम वाले दिन एक बार और ऊपर से गो थ्रू कर सकते हो। इस तरह से अगर आप लोगों को ब्लॉग बना के करोगे तो आपका कोर्स आराम से रिवाइज हो सकता है। वैसे कोर्स लो का भी वास्ट है, जैसे ऑडिट का वास्ट है, लो का कोर्स भी वास्ट है। और ऑडिट में तो आपको 2.5 डे मिल गए थे, लो में आपके पास 1.5 डे ही है। और ये सारे चैप्टर आपको कोशिश करके रिवाइज करने हैं, क्योंकि थियरी में क्या होता है, अगर आप कोई चैप्टर रिवाइज करके नहीं जाते तो एग्जाम में वो याद ही नहीं आ पाता। ऑडिट वगैरह में तो बिल्कुल ही याद नहीं आता, ऑडिट एससीएमपी वगैरह में। लो में भी दिक्कत आ जाती है। अगर आप मान लो अभी से भी छोड़ गए तो एग्जाम में याद आएगा ही नहीं, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया आपको याद आएगा ही नहीं। हाँ, तो कुछ लिमिट याद आ सकती है लेकिन पूरा चैप्टर याद फिर आपको आएगा नहीं। तो हो सके तो कोशिश करना सारे चैप्टर आप रिवाइज कर पाओ। कुछ छूटे तो जो सी कैटेगरी वाला ब्लॉक है उसमें एक आध चैप्टर छूटे तो उसमें से ही छोड़ना, बाकी कैटेगरी ए बी बिल्कुल मत छोड़ देना लो में। अब लो में पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो देखो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट मिलता है। सबसे बेस्ट वही होता है 15 मिनट आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट रीड किया और उसमें से 2-3 क्वेश्चन सबसे पहले कवर अप कर लिए, पहले वो करना है आपको। कभी भी ऐसा नहीं कि एमसीक्यू पहले कर लिया। अगर आपने एमसीक्यू पहले करे तो दिक्कत क्या होगी, आपका 15 मिनट जो आपने रीड किया था वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू की शीट आपको 15 मिनट बाद ही मिलती है। तो वो जो 15 मिनट में आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए थे या क्वेश्चन रीड किए थे वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको मिला 15 मिनट में रीड किया, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं 2-3 क्वेश्चन सबसे पहले वो आपने कवर कर लिए। 2 आते हैं 2 कर लिए, 3 आते हैं 3 कर लिए, सारे आते हैं सारे कर दिए और लास्ट में एमसीक्यू कर दिए। और 2-3 आते हैं तो 2-3 करने के बाद फिर आपने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए। इस तरह से आपको करना है। लो का पेपर काफ़ी लेंथी आता है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4-4 नंबर में, 4-4 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी बड़े बड़े वैसे होगा उनका जो कंटेंट होगा, पर एक ही पार्ट को इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पेपर काफ़ी लेंथी होता है, रीड करने में भी टाइम लग जाता है। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जो 15 मिनट मिलते हैं 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जब 30 मिनट में जाके पूरा पेपर और रीड हो सकता है। तो स्टार्टिंग से आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे या कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन लो में केस स्टडी टाइप के आते हैं। एक तरीके से आपको कुछ सिचुएशन दी हुई होती है और आंसर पूछता है। जनरली सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो प्रोविजन देना होता है आपको, फिर डिस्कशन करना पड़ता है, फिर कंक्लूजन देना होता है। प्रोविजन आपको पूरा लिखना ही है। प्रोविजन में कैसे लिखना है, एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट। अगर आपको सेक्शन आते हैं तो सेक्शन नंबर लिख सकते हो, एज पर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट या एज पर सेक्शन दिस ऑफ फेमा एक्ट, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन सेक्शन नहीं आता तो गलत सेक्शन मत लिख देना। आता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या सेक्शन लगेगा तो भी गलत मत लिख देना। आप ऐसे लिख देना एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। गलत सेक्शन लिखा हो सकता है आपके पूरे मार्क्स कट जाएँ, तो गलत सेक्शन बिल्कुल मत लिख देना। सेक्शन नंबर नहीं आता तो एज पर प्रोविजंस कर देना। कुछ लोगों को सेक्शन आता है, सब सेक्शन नहीं आता
तो खाली सेक्शन लिख के छोड़ देना। मान लो आपको सेक्शन 163 का क्वेश्चन आ गया, आपको पता नहीं सब सेक्शन कौन सा था, 2 था 3 था, आप तो 163 लिख के छोड़ देना। तो सेक्शन नंबर आता है तो ही लिखना, सब सेक्शन नंबर आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ यही है 163 का 1 है या जो भी है वही है तो ही लिखना। नहीं आता आपको खाली सेक्शन नंबर पता है, सब सेक्शन नंबर नहीं पता तो सब सेक्शन को इग्नोर कर देना, खाली सेक्शन नंबर भी आप लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि सब सेक्शन आपको लिखने से कुछ स्पेशल मार्क्स मिल जाएंगे, सेक्शन नंबर वगैरह के ज़्यादा कोई मार्क्स नहीं होते, कोई भी मार्क्स वैसे होते भी नहीं। तो प्रोविजन आपको ठीक से लिखना है, प्रोविजन का जो कंटेंट होता है उसके मार्क्स होते हैं। प्रोविजन अगर बड़ा है तो पॉइंट्स में डिवाइड कर देना और हर पॉइंट के बीच में एक लाइन का गैप दे देना ताकि वो मिक्सअप ना हो। पैराग्राफ में मत लिखना, पैराग्राफ में तब लिखते हैं जब आपको कुछ आता ही नहीं है, तब पैराग्राफ भर देना, क्या पता 4 में से 1 नंबर मिल जाए। लेकिन अगर आपको आता है तो प्रोविजन के टुकड़े करना, टुकड़े करके प्रॉपर गैप देना। कुछ लिमिट्स वगैरह हैं तो उनको अंडरलाइन कर देना, प्रोविजन में कुछ लिमिट्स वगैरह हैं तो उनको अंडरलाइन कर देना। उसके बाद एनालिसिस और डिस्कशन आपको करना है, क्वेश्चन की लाइन उठा के एनालिसिस डिस्कशन करना है। ये वाला पार्ट आप चाहो तो पैराग्राफ में लिख सकते हो, चाहो तो इसको भी पॉइंट में बना सकते हो, चाहे तो पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हो। इसका भी 1 नंबर होता है। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 नंबर प्रोविजन के होते हैं, एक एनालिसिस डिस्कशन का होता है, एक कंक्लूजन का होता है, ऐसा होता है। और 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 3 प्रोविजन के होते हैं, एक इसका होता है, एक कंक्लूजन का होता है। वैसे लॉ में जनरली 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको या 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से होता है प्रोविजन, एनालिसिस, डिस्कशन, लास्ट में कंक्लूजन देना है, वैलिड, इनवैलिड, लीगल, इलीगल जो भी है। और कंक्लूजन में जो फाइनल आंसर है वैलिड, इनवैलिड, उस छोटे से वर्ड को अंडरलाइन करना मत भूलना, वो अंडरलाइन जरूर कर देना। और कंक्लूजन भी मान लो काफ़ी बड़ा है तो कंक्लूजन के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देना। इस तरह से आपको लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले प्रोविजन लिखना है, फिर उसका डिस्कशन या एनालिसिस करना है, फिर कंक्लूजन देना है। डायरेक्ट कंक्लूजन लिखोगे आपको 4 में से 1 नंबर मिलेगा अगर कंक्लूजन ठीक है तो। इसके अलावा इस तरह से करोगे प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन, तो मान लो आपका कंक्लूजन गलत भी है तो आपको प्रोविजन वगैरह के और एनालिसिस वगैरह के नंबर, कुछ नंबर मिल जाएंगे अगर ये ठीक है और कंक्लूजन गलत है। तो इस तरह से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे लॉ का तो आपका पेपर अटेम्प्ट भी हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग से स्पीड बनाओगे। स्टार्टिंग से स्पीड बनाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें मत करना, राइटिंग वगैरह पे फोकस मत करना, तो कंटेंट पे फोकस करना। कंटेंट अगर आप लिख दोगे आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। बाकी ऑडिट के पेपर की आप टेंशन मत लो। देखो ऑडिट का पेपर ऐसा नहीं है आपका ही एक आप अकेले का गलत हुआ होगा, सभी को ये पेपर टफ लगा होगा। एमसीक्यू सभी को इजी लगे होंगे, अगर आपको एमसीक्यू भी टफ लगे तो कुछ कर नहीं सकते अपन, फिर तो दिक्कत आ सकती है, फिर तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन एमसीक्यू अगर आपको एवरेज लगे हैं, बाकी पेपर अगर आपको डेस्क्रिप्टिव आपको आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर डेस्क्रिप्टिव वाला पार्ट एक तरीके से है ही आउट ऑफ बॉक्स। डेस्क्रिप्टिव वाला पार्ट इस बार जो आया है ये सभी को ही टफ लगेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपके ही मार्क्स कटेंगे। ऐसे में जो मैंने बताए जो रिमोट एरिया से क्वेश्चन आए हैं या जो ऐसे वाले क्वेश्चन जो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में से आए हैं वो एक बंदा भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की कैपेसिटी है ही नहीं कि वो पूरा का पूरा ऑडिट प्रोनाउंसमेंट पढ़ दे। अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो उसने बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे होंगे, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट को पढ़ने में पूरा 1-2 साल उसमें चला गया होगा, तो ऐसा कोई पॉसिबल भी नहीं है वो। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ही अपने मन से थोड़ा बहुत बेसिक्स भी लिख दिया होगा, अगर आपने नोट्स वगैरह कुछ याद कर रखे होंगे, थोड़ा बहुत बेसिक्स भी लिख दिया होगा, तो जैसे ऐसे का क्वेश्चन आया जो न्यू फ्रेम हुए बिल्कुल, उसमें आपको 5 में से 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ऐसे का नाम और नंबर ठीक से लिखा है। और जो मैंने फर्स्ट लाइन बताई थी आपको, एक वीडियो में बताई थी आपको, एग्जाम से पहले वीडियो लिया था पूरा गाइडेंस वाला, उसमें बताई थी कि एक लाइन फिक्स होती है डील्स विद ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली, वो भी लिख दी है तो 1-2 नंबर तो आपको मिल सकते हैं। और थोड़ा बहुत बेसिक लिख दिया तो 2-2.5 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो ऐसे करके। तो उसकी टेंशन मतलब आप लॉ पे फोकस करो, इसका पेपर अच्छा करो ताकि ग्रुप निकलने में आपकी हेल्प हो। अगर इसमें आप एग्जीबिशन ले आते हो लॉ में तो क्या होगा, ऑडिट में अगर 40 आ रहे हैं या एसएफएम में भी आपके कम आ रहे हैं तो आप आराम से ग्रुप निकाल पाओगे, क्योंकि एफआर का पेपर आपको पता है इजी पेपर था। एसएफएम का कुछ लोगों को टफ लगा पेपर, जिन्होंने पुराने पेपर्स वगैरह नहीं कर रखे थे, पास्ट पेपर्स वगैरह, जिन्होंने पास्ट पेपर्स वगैरह कर रखे थे तो उनको एवरेज लगा। हाँ, ऑडिट का पेपर तो सभी को टफ लगा होगा, चाहे आपने पास्ट पेपर कर रखे हैं चाहे नहीं कर रखे हो, क्योंकि पास्ट पेपर वगैरह से भी पेपर नहीं था, मैंने आपको बताया। तो ये पेपर पूरा का पूरा ही 80-90% न्यू फ्रेम था। अब लो पे आप अच्छे से ध्यान दो। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।